गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। कॉरपोरेट अकाउंटिंग के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा कॉरपोरेट अकाउंटिंग का फर्स्ट लेक्चर, बेसिक्स का फर्स्ट क्लास। एंड बेसिक्स, एज आई ऑलवेज से, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडीज। सारे ही बच्चे जितने ऑनलाइन में हैं, एक बार बताइए, वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? अभिषेक, प्रतीक, प्रिया, महक, मुस्कान, खुशी, विवेक, अभिषेक, इकरा, राही, दीपक, सिद्धार्थ, वेरी 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 गुड इवनिंग। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आपको बहुत अच्छा लगे और आपको बहुत मजा आए। बहुत बढ़िया। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, let us start our discussion, let us start our class, and let us start discussing about corporate accounting। ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है, ओल्ड सिलेबस में इसको कंपनी अकाउंट्स बोलते थे। सीएमए इंटर ग्रुप 2 में था, पहले भी और अभी भी। और पहले इसका नाम था कंपनी अकाउंट्स, अब इसका नाम हो गया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। दिस सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्ट ऑफ 50 मार्क्स, ग्रुप 2 में है, एंड इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ 50 मार्क्स। ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस के इस सब्जेक्ट में ज्यादातर कोई चेंज नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट पहले के सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे कुछ जो कि इररिलेवेंट थे उस समय भी, और अभी उन्होंने सिलेबस में कुछ इंडेस डाल दिए जो अभी भी हमारे लिए इररिलेवेंट है, क्योंकि डाले हैं इंडेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5-6 और एग्जाम में टोटल क्वेश्चन मिला के आएगा 5 मार्क्स का, तो दे आर इररिलेवेंट फॉर अस। एंड चैप्टर वाइज पूरे के पूरे सिलेबस में एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है शेयर्स वाले पार्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। सिर्फ नए सिलेबस में ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, बाद बाकी सिलेबस पूरा का पूरा सिमिलर है जैसा हम लोग ओल्ड सिलेबस में कंपनी अकाउंट्स पढ़ा करते थे। क्योंकि आज का पहला क्लास है, इट इज एन ओरिएंटेशन कि किस तरीके से अपने कवर करेंगे, क्या सिलेबस है, कैसा पेपर आता है, वगैरह वगैरह। तो मैं वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो पेपर है ना 50 मार्क्स का, इसका अदर हाफ 50 मार्क्स इज गिवन टू ऑडिट। यानी 100 मार्क का पूरा पेपर है जिसमें 50 मार्क्स कॉर्पोरेट अकाउंट्स और 50 मार्क्स ऑडिट के लिए रखा गया है। ये ऑडिट वाला पेपर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपके ऑडिट के सर पढ़ाएंगे। मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के 50 मार्क्स आपके साथ कवर करूंगा। अगर मैं इस पूरे के पूरे सिलेबस को डिवाइड करूं, द सिलेबस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट। ये आप मेरे साथ अपने कॉपी के फर्स्ट पेज में लिख सकते हैं और जरूर लिखिए, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। पहला पार्ट मैं बोल सकता हूं अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जैसा कि आप जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो चिंता न को, मैं आपको सिखाऊंगा। एक कंपनी को जब बिजनेस करना होता है, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, और कंपनी जब पैसा उठाने जाती है तो कंपनी इश्यू करती है इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स। ये जो कंपनी शेयर्स, डिबेंचर इश्यू करके पैसा उठाती है एंड उनसे रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज हम लोग ये फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, विच इज अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सेकेंड पार्ट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। Financial statements of company, the most important part of your syllabus। Financial statements of company, जहां पे हम लोग एक कंपनी का बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, जहां पे हम लोग एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे, हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, जहां पे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। ये हमारे सिलेबस का पार्ट 2 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस। तीसरे पार्ट में आता है
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अदर कॉर्पोरेट एंटिटीज, अदर स्पेशल एंटिटीज, कुछ स्पेशल एंटिटीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड हम लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी, जैसे बैंकिंग कंपनी। एक बैंकिंग कंपनी अपना पीएल कैसे बनाता है, बैलेंस शीट कैसे बनाता है। इंश्योरेंस कंपनी अपना पीएल बैलेंस शीट कैसे बनाता है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अपना पीएल बैलेंस शीट कैसे बनाता है, एंड रिलेटेड इश्यूज वो हम लोगों को थर्ड पार्ट में सीखने होंगे। अगर मेन पार्ट बोलूं सिलेबस का तो ये 3 मेरे मेन पार्ट है। फोर्थ पार्ट में इंड एस इन द न्यू सिलेबस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन द ओल्ड सिलेबस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन द ओल्ड सिलेबस। ये हमारा पूरा का पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या कंपनी अकाउंट्स का सिलेबस है। देखो अब मैं दो वर्ड बार बार बोल रहा हूं, अब मैं नहीं बोलूंगा, अब आई यूज द वर्ड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ना बार। वैसे भी कंपनी अकाउंट सब खत्म होने की कगार पे या खत्म हो चुका है, तो हम लोगों को उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना। मेनली विल हैव टू थिंक अबाउट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, द न्यू सिलेबस ऑफ सीएमए इंटर। अब आप मेरे से पूछते हो सर ये इतना सारा सिलेबस है, सर इसमें और कोई बाइफर्केशन? शेयर्स डिबेंचर वाले पार्ट में वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस, जैसे नंबर ए, अकाउंटिंग फॉर इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स आपने क्लास 12 में किया था, फाउंडेशन में लकीली या अनलकीली आपके सिलेबस में टॉपिक नहीं था, आपको अब पढ़ना पड़ेगा। नंबर बी, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नंबर सी, बोनस एंड राइट इश्यू, बोनस एंड राइट इश्यू। नंबर डी, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नंबर ई, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर एफ, जो नए सिलेबस में नया आया है, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। नंबर जी, इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो हमारे सबसे पहले पार्ट में शेयर डिबेंचर वाले पार्ट में 3 3 6 एक 7 टॉपिक है जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा। ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग जाएंगे पार्ट 2 में, ये मेरा पार्ट 1, ये मेरा पार्ट 2, फिर हम लोग जाएंगे पार्ट 3 में, एंड पार्ट 4 अभी मैं मार्क्स वेटेज लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा। इररिलेवेंट है, इंस्टीट्यूट ने सिलेबस में डाल तो रखा है, बट उन्होंने वो भूल गए थे कि 50 मार्क के सिलेबस में बच्चा क्या क्या पढ़ेगा। हाउएवर हम लोग पहले मेन पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर इंडेस के बारे में क्या करना है वो देखेंगे। फॉर द टाइमिंग सबसे पहले ये आपका सिलेबस है जो आपको पता होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नहीं पीयूष, क्लास 5 to 6:30 ये टाइम है हमारा और हम लोग इसी टाइम पर क्लास करेंगे। सर ये 50 मार्क का सिलेबस है कि 100 मार्क का? मेरे बच्चे 50 मार्क का सिलेबस है। सर क्या इंस्टीट्यूट 50 मार्क का जो पेपर बनाता है उसमें ये सारी चीजें कवर कर पाता है क्या? सर हर टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है? आंसर इज नो। तो सर फिर इतना सारा पढ़ा के क्या फायदा जब आप उसको एग्जामिनेशन में टेस्ट ही नहीं करोगे। सीएमए इंस्टीट्यूट बोलता है हमारे बच्चे को पूरे संसार की नॉलेज होनी चाहिए, तो हम लोगों को पूरे संसार की नॉलेज हासिल करनी है, तो हम लोगों को इतनी बातें पढ़नी पड़ेगी। टफ नहीं है, बट क्योंकि सिलेबस बड़ा है, सबसे बड़ी चिंता यह होती है अगर बच्चा दोनों ग्रुप का एग्जाम दे रहा है तो वो जो आपके पास 10 घंटे होते हैं पूरे के पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए, उसमें आप अपना कॉर्पोरेट अकाउंट्स और ऑडिट दोनों रिवाइज कैसे करेंगे। इंस्टीट्यूट ने सब कुछ चीजों पे ध्यान दिया, बट यही चीजों पे ध्यान नहीं दिया कि लास्ट डे पर रिवीजन कैसे होगा इतने बड़े सिलेबस का। बट विल हैव टू डील विद इट। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये सारे स्टूडेंट है के लिए है जो एग्जाम देंगे, तो हम लोगों को इससे डील करना पड़ेगा, हम लोगों को इससे लड़ना पड़ेगा, अपने इसमें कुछ नहीं कर सकते।
विल डील विथ इट। कैसे डील करना है वो सीखेंगे टाइम टू टाइम, बट विल डील विथ इट एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कॉर्पोरेट अकाउंट्स आर मच मोर इंटरेस्टिंग एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। रीजन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास 11 12 फाउंडेशन सब में किया था। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक ऐसा पार्ट है जो आप 12 के बाद सीधा अभी इंटर में देख रहे हो, एंड इतनी सारी चीजें आपने कभी देखी नहीं थी, ये सारी नई चीजें हमें सीखनी है। एंड दूसरा सबसे बड़ा बात, ये सब्जेक्ट जब आप पढ़ोगे ना तो आप इसको लॉ वाले सब्जेक्ट से, कंपनी लॉ वाले सब्जेक्ट से इसको रिलेट कर पाओगे। जब दो सब्जेक्ट्स रिलेट करते हैं ना, तब जो हमारा ज्ञान निकल के आता है वो बहुत जोरदार होता है। तो जब मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, आपको ऐसा लगेगा सर आप ही हमको लॉ पढ़ा देते तो बेटर होता, और ये सारी की सारी लॉ की बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग विल बी मच मोर, क्या बोलूं मैं, नॉलेज वाइज मच मोर इनहांसिंग योर नॉलेज एज कंपेयर टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत मजा आएगा हम लोग को इस पूरी जर्नी में आगे जाने में। धीरे 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 करके हम लोग सिलेबस को आगे लेकर जाएंगे। सर ये 4 आपने पार्ट बताए, अब इनका एग्जाम में वेटेज बता दो थोड़ा, कौन सा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। देखो जब इनिशियली पढ़ाई चालू करते हैं हर पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट यस इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू नो कि किस पार्ट से इंस्टीट्यूट कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के हमसे पूछेगा, सो दैट हम लोग हमेशा अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सके रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन। अगर एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न समझना होगा। इंस्टीट्यूट अपने एग्जाम में जो पेपर बनाता है उस पेपर का पैटर्न क्या होता है। पेपर पैटर्न समझने के बाद जब मैं आपको मार्क्स वेटेज बताऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कौन सा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, और ये जरूरी है जानना, बिकॉज आप इक्वल स्ट्रेंथ से फिर सारी चीजों को कवर कर पाएंगे। सबसे पहले मेरा पॉइंट नंबर 2 आ गया, एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न जो न्यू सिलेबस के अंतर्गत हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है 50 मार्क्स का, मैं पहले उसके बारे में बात कर रहा हूं, आप अच्छे से उसको समझना। ओल्ड सिलेबस वाले जो बच्चे हैं, अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ओल्ड सिलेबस वाले का भी बताऊंगा, बट मेनली कंसंट्रेशन न्यू सिलेबस में, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जितने आप पढ़ रहे हैं वो सारे न्यू सिलेबस को ही रिलेट करते हैं। आपका ना पेपर में 2 सेक्शन होगा, 2 सेक्शंस। सेक्शन ए 50 मार्क्स कॉर्पोरेट अकाउंट, सेक्शन बी 50 मार्क्स ऑडिट। आपका एक ही पेपर आएगा, बट वो एक पेपर में 2 पूरे सेग्रीगेटेड पार्ट्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कॉर्पोरेट अकाउंट और ऑडिट को ओवरलैप कर दिया, एक दूसरे के अंदर क्वेश्चन दे दिया, वो नहीं करेगा। आपके ये दोनों पार्ट सेग्रीगेटेड होंगे। पहला पार्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, दूसरा पार्ट ऑडिट। 50 मार्क्स 50 मार्क्स। अब ये 50 मार्क्स के अंदर मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की अगर बात करूं, इसमें 2 पार्ट्स होंगे, 2 पार्ट्स। जो पार्ट 1 रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स। 14 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपको पार्ट 1 में, 14 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर पार्ट 2 रहेगा, इसको हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट भी बोल सकते हैं। 36 मार्क्स का सब्जेक्टिव पार्ट रहेगा। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट एंड पार्ट 2 सब्जेक्टिव वाला पार्ट। ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ट्रू फॉल्स दिए जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे। 6 4 4 टोटल 14 मार्क्स का, 6 + 4 10 + 4 14। इस तरीके से 3 क्वेश्चन होंगे। उसमें कोई चॉइस नहीं रहता, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता, हम सारे आंसर करके आएंगे। और ये 14 मार्क्स हमारे लिए एग्जाम में मार्क्स उठाने का और टाइम बचाने का सबसे इंपॉर्टेंट जरिया है। हम लोग क्लास में जब पढ़ेंगे, हम लोग साथ साथ इंश्योर करेंगे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो दैट इस 14 मार्क्स में जितना मैक्सिमम हो सके हम वो मैक्सिमम मार्क्स उठा पाए। सेकंड पार्ट जो मेरा है ना, सब्जेक्टिव पार्ट, उस सब्जेक्टिव पार्ट में क्या होता है वो समझना ज्यादा जरूरी है। इस सब्जेक्टिव पार्ट में टोटल 4 क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। इन 4 क्वेश्चन में हम लोगों को आंसर करने पड़ेंगे एनी 3। हर क्वेश्चन 12 मार्क का होता है, तो 12 × 3 36 मार्क्स, 12 × 3 36 मार्क्स। तो 36 मार्क्स का हो गया सब्जेक्टिव, 14 मार्क्स का हो गया ऑब्जेक्टिव, 6 + 4 + 4।
ये 30, ये एनी 3 आप चूज कर सकते हो। आप क्वेश्चन 2 3 4 कर सकते हो, 2 3 5 कर सकते हो, 2 4 5 कर सकते हो, 3 4 5 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, एक चॉइस रहेगा और 3 क्वेश्चन आपको आंसर करने पड़ेंगे। ये पूरा का पूरा हमारा पेपर पैटर्न रहता है जो हम लोगों को पता होना चाहिए। अगर इतना पेपर पैटर्न आपको पता चल गया तो आप सोचना मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अगर ये 12 इंटू 4 करूं 48 प्लस 14 62 मार्क का पेपर होता है, जिसमें हमको 50 मार्क्स अटेंड करना पड़ता है। टोटल पेपर 62 का होता है, एक 12 मार्क्स का चॉइस रहता है और हमको 50 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है। पहले ये बात समझ में आया। अब ये जो 50 मार्क्स का पेपर हम अटेम्प्ट करेंगे, ये 50 मार्क्स में कौन से पोर्शन से कितना वेटेज है मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव्स को एक बार साइड कर रहा हूं, मैं सिर्फ 36 और 12 48 मार्क्स सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट। 48 में से 20 मार्क्स, 48 में से 20 मार्क्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी से आपको दिया जाता है। ये हमारे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल पोर्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे वाइटल पोर्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई बच्चा 14 मार्क का ऑब्जेक्टिव और ये 20 मार्क का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अच्छे से कर ले तो 50 में 34 मार्क्स तो इसका ऐसे का ऐसा है। सर 34 में 34 मिल जाएगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो सब कुछ डिपेंड करता है आप कैसा करके आते हो। बट ये 34 मार्क्स सोचो कितना छोटे पार्ट से है। हमको कंपनी का बैलेंस शीट पीएल कैश फ्लो बनाने आया तो 20 मार्क और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 14 मार्क्स, 34 मार्क्स यहां चला गया। इंड एस आएगा 5 मार्क्स का, उस 48 में से 5 मार्क्स इंडियस का रहेगा और एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे तो रहेंगे, नहीं तो 5 मार्क का आपको इंडियस का क्वेश्चन दिखाई देगा। ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और यही वो मैं बोल रहा हूं, जो आपके पास एक चॉइस रहता है ना, आप आराम से 5 मार्क का ये क्वेश्चन, जो 12 मार्क का क्वेश्चन है वो छोड़ सकते हो, जिसमें 5 मार्क का इंडियस रहेगा। हम लोग अगर इंडियस 5 टू पढ़ेंगे, वो 5 इंडियस पढ़ने में 10 से 12 क्लास लगेगा। आएगा एग्जाम में क्वेश्चन 5 मार्क, एग्जाम के पहले वाले दिन रिवीजन होता नहीं है, तो बच्चा हमेशा इस इंडियस वाले पार्ट में एक्सेस टाइम वेस्ट करके अगर काम करेगा तो वो एग्जाम में हमेशा हमेशा बैक स्टेप में रहेगा। जो हमारा बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाला पोर्शन है, वो 6 to 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। 6 to 8 मार्क्स, तो 20 मार्क गया ये, 5 गया ये, 25 और 8 मार्क गया ये 33। अब कितना बचा? 48 में 33 गया तो 15 मार्क्स, तो 15 to 17 मार्क्स आपको दिया जाता है शेयर्स एंड डिवेंचर से। शेयर्स एंड डिवेंचर से हम लोग जो अपना सिलेबस का कवरेज करेंगे ना, वो इसी तरीके से जाएंगे। पहले हम लोग शेयर्स डिवेंचर्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये सीखे बिना कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाओगे तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। पहले 15 to 17 मार्क का शेयर डिवेंचर कंप्लीट होगा, उसके बाद वी विल एंटर इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, फिर वी विल एंटर इनटू बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंडियस विल बी टेकन केयर ऑफ एट द एंड। इस तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस में हमको जाना पड़ेगा, सो दैट हम मैक्सिमम चीज पहले कवर करते चले, ताकि हमारा सिलेबस मेन पार्ट पहले पहले कवर हो जाए। तो इंस्टीट्यूट ने सिलेबस तो बड़ा बनाया है, बट इस बड़े सिलेबस में ना वो जस्टिस नहीं कर पाता एग्जाम में, क्योंकि वो हर पार्ट से क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाता। मैक्सिमम पार्ट अनआस्क्ड रह जाते हैं एग्जाम में। अब इतने सारे 7-8 चैप्टर है, शेयर कैपिटल डिबेंचर, टोटल 15 मार्क, यानी 3 क्वेश्चन आएगा। अगर टोटल 7 टॉपिक में 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा तो 4 टॉपिक तो अनटच्ड रह जाएगा पूरा का पूरा। बट जो है वो यही है, अपने को इसी के साथ डील करके चलना पड़ेगा, अपने को इसी से पढ़ के चलना पड़ेगा। तो दिस इज द पेपर पैटर्न ऑफ न्यू सिलेबस इन मैं क्या बोलूंगा, ऊपर जो पेपर पैटर्न है वो ये है। जैसे जैसे मैं चैप्टर्स के इंटर करूंगा, मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा। वो भी इंस्टीट्यूट ने कई हद तक बना के रखा है, दो देर में भी समटाइम्स एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, बट मैक्सिमम टाइम उसी पैटर्न से इंस्टीट्यूट एग्जाम में अपने क्वेश्चन पेपर सेट करता है। तो ये जो हमारा टोटल पार्ट है, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, जो हम लोगों को कवर करना है इन दिस टेन्योर, जो हम लोग अब पढ़ाई करने जा रहे हैं। एंड इस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते लॉ के भी बहुत सारे सेक्शंस आपके रिवाइज हो जाएंगे, और फिर ऐसा हो जाएगा कि वो सेक्शंस आपको एकदम याद हो जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार देखना है, काम कंप्लीट, आपको बार बार उनको देखने का दरकार ही नहीं पड़ेगा। सारे बच्चे फटाफट ये सिलेबस और पेपर पैटर्न नोट डाउन करो, फटाफट, फास्ट।
डन 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 डन। क्या आप लोगों ने ये पेपर पैटर्न भी लिख लिया? पेपर पैटर्न भी लिख लिया क्या? डन। ये आपका सिलेबस है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, और हम लोग अब इसको कवर करेंगे इन द पीरियड ऑफ दीज 2-3 मंथ्स एंड विल कंप्लीट इट प्रॉपरली। इस पेपर में मार्क्स उठा सकते हो अच्छे से। ग्रुप 2 में ये ऐसा पेपर है जो आपको इजीली 60+ दे सकता है, बट कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। नंबर 1, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाले पार्ट में समझ के पढ़ने की कोशिश करें, लॉ को रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करें। इससे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एंड नंबर 2, अगर सब्जेक्ट लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको चीजें ज्यादा दिन तक याद रहेंगी, आपको बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, फोकस करें कि ये सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला आप मेरे साथ साथ, जैसे जैसे मैं रोज आपको पढ़ाऊं वैसे वैसे ही घर जाके आप रेगुलरली रिवाइज और होमवर्क कर ले, सो दैट हम लोगों को इस सब्जेक्ट को अलग से वापस पढ़ने का दरकार नहीं पड़े और हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाए और हमारा एग्जाम अच्छा चला जाएगा। नंबर 3, ऑडिट वाले पार्ट में भी आपको ध्यान देना होगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट प्रैक्टिकल पोर्शन है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन को कर लेते हैं, थ्योरी पोर्शन को पूरा छोड़ के निकल जाते हैं, बोलते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से हम पास हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि ऑडिट वाला पोर्शन इज रियली वेरी 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 इजी। अगर ऑडिट वाले पोर्शन को आपने एक बार पढ़ लिया और रीडिंग कर लिया 2 से 3 बार, एक बार क्लास कर लिया और 2 से 3 बार रीडिंग कर लिया, आप उस पोर्शन में भी 25 से 30 मार्क्स बहुत इजीली उठा सकते हो। दैट इज अ मैटर ऑफ, मैं मतलब आपको बोल रहा हूं ना, एकदम सिंपल है। अगर अच्छे से रीडिंग भी किया हुआ, आप एग्जाम में बहुत इजीली मार्क्स फेच कर पाओगे। ये 2-3 पॉइंट अगर आप याद रखते हो तो ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का जो पेपर है हम लोगों को 60+ बहुत आसानी से लाके दे सकता है। ये 60+ लाने के लिए इतनी छोटी छोटी बातों का बस ध्यान रखना है। ऑडिट में भी आपको बोलूंगा, आप जिनसे भी क्लास ले रखे हो, आपने अमित सर से ले रखा है या किसी और से ले रखा है, आप रेगुलर जो क्लासेस करते हो, क्लास करने के बाद उसका रीडिंग और नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले पुराने क्लास का एक बार रिवीजन, ये अगर आप अपनी आदत डालते हो तो आप देखोगे क्लास के साथ साथ मैक्सिमम पोर्शन आपको याद हो जाएगा। और फिर क्या है, संडे बैठ के जो पूरे वीक में चैप्टर कंप्लीट हुआ उस वीक का रिवीजन करते चले जाए, फुल्ली पूरा प्रॉपर रिवीजन, आप देखेंगे काम हो जाएगा। ऑडिट वाले पेपर में दे आस्क्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत कम केस स्टडीज आती है, मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 50 में से 45 मार्क डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और अगर आपको नॉलेज है, कंटेंट है, पता है क्या होता है, तो आप बहुत इजीली उसको एग्जाम में प्रेजेंट कर सकेंगे। इसीलिए आई एडवाइस ऑडिट को भी इक्वल ध्यान देकर पढ़ाई कीजिएगा। लास्ट में ऑडिट वाला पेपर अगर अच्छा जाएगा तो ही आपका 60+ आ पाएगा, सिर्फ अकाउंट्स करके 60+ नहीं आएगा। 50 मार्क का तो बेचारा पेपर है, 60+ कैसे आएगा? तो अगर 60+ चाहिए तो आपको दोनों पेपर को पढ़ना होगा, बट अगर पढ़ लिया तो 60+ इज वेरी इजीली अचीवेबल, वेरी इजीली अचीवेबल। डन। जैसे कि मैं हर सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमेशा, चाहे मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही क्यों ना पढ़ाऊं, मैं हमेशा पहले बेसिक्स डिस्कस करता हूं आपके साथ। ओके, बेसिक डिस्कस करने से पहले एक बार छोटी सी एक बात बता दूं। अगर बात करें बुक्स की, आपको 3 बुक्स मिली होंगी। ये 3 बुक्स में मैक्सिमम सारी चीजें कवर्ड है। सिर्फ एक जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वाला पार्ट है वो हम लोग कॉपी में लिखेंगे और उसके क्वेश्चंस हम करेंगे। अदरवाइज सारा का सारा चीज आपके बुक्स के कंटेंट में कवर्ड रहेगा। सबसे पहली बुक आपको मिलेगी मेन मैट। मेन मैट को हम लोग वॉल्यूम 1 भी बोलते हैं, वॉल्यूम 1। एक आपको मिलेगा प्रैक्टिस मैट, प्रैक्टिस मैट, इसको हम लोग वॉल्यूम 2 बोलते हैं। एक आपको मिलेगा समरी मैट, जिसमें हम लोग सारा का सारा ज्ञान अपना लिखेंगे, पढ़ाई करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम 3। ये 3 मैट आपको मिलेगी। इसके साथ साथ प्रैक्टिस मैट में पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, एमटीपी सारे इंक्लूडेड है। खाली जो लास्ट टर्म का एग्जाम होता है, वो लास्ट टर्म का एग्जाम का पेपर अलग से आपको दिया जाएगा पीडीएफ में मेरे द्वारा। मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। ये पेपर अलग से दिया जाएगा जो हम लोग क्लास के साथ साथ ही बनाएंगे। वॉल्यूम 1 मैट जो है ये पूरी क्लास में सॉल्व होगी, पूरी की पूरी मैट हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे।
वॉल्यूम 2 रेगुलर बेसिस पे आपको होमवर्क दिया जाएगा जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा, और आप ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, एमटीपी के क्वेश्चन साथ साथ होमवर्क में करते चलेंगे, जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके कंप्लीट करूंगा। ये वॉल्यूम 2 करने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ रहा है, आपको दिख जाएगा, और एग्जाम में इंस्टीट्यूट आपसे क्या चाहता है वो आपको पता चलेगा जब आप वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ये मैं रेगुलरली एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, आपको घर पे बनाना है। धीरे धीरे क्लास खत्म होने के साथ साथ हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा साथ साथ। मतलब ये भी मैं क्लास में ही कराऊंगा, बस ये क्लास में कराऊंगा इन दी फॉर्म ऑफ होमवर्क, सो दैट थोड़ा प्रैक्टिस तुम भी करो घर पे। वॉल्यूम 3 हमारी समरी मैट है, जहां पे हम लोग सारा थ्योरी और प्रैक्टिकल ज्ञान जो है वो लिखेंगे, सो दैट हम लोग को अलग अलग जगह से नहीं पढ़ना पड़े, एक ही जगह से हमारा काम हो जाए। ये हमारा मटेरियल रहेगा जिससे हम लोगों को सारी पढ़ाई अपनी करनी है। इससे हमारी मैक्सिमम पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ एक जो मैंने टॉपिक बोला, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये हम लोग पढ़ेंगे, एंड इसके सारे के सारे सम्स हम लोग इंस्टीट्यूट की मैथ से, जो इंस्टीट्यूट ने दिए हैं वो सारे के सारे हम बनाएंगे, सो दैट जो भी नया चीज आया है वो आपको पता रहे, और वो क्वेश्चंस आप मेरे साथ पहले ही कर लो, आपको बाद में अलग से इंस्टीट्यूट का मैथ खोल के देखने का दरकार ना पड़े। सर बाद बाकी चैप्टर्स के लिए क्या हम लोग इंस्टीट्यूट मैथ हम लोगों को बनाना पड़ेगा? मेरे हिसाब से आंसर इज नो, नहीं बनाना है। बट अगर किसी बच्चे को लगता है सर नहीं, मैं ना पूरा प्रैक्टिस करके जाना चाहता हूं, मैं एक एक चीज देख के जाना चाहता हूं, कुछ नहीं छोड़ना चाहता, तो आप वो कर सकते हैं। बट जब वो आप करेंगे आपको दिखेगा वो सारी की सारी चीजें ऑलरेडी हमारे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में कवर्ड है, आपको अलग से करने का दरकार नहीं था। करना चाहे कर सकते हैं, मैं कभी नहीं रोकता। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, वो और अच्छा करना चाहता है, ही इज ऑलवेज एडवाइज टू डू सो दैट ही कैन स्कोर मच एंड मच मार्क्स, व्हाट ही वांट्स वो उसको मिल सके। बट मेरे हिसाब से दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑलरेडी कवर्ड इन अवर वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 एज वाज कवर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर। तो ये हमारा पूरा का पूरा, प्लस मैं एक आपको हैंड आउट दूंगा, अभी नहीं थोड़े दिन बाद। उस हैंडआउट में कुछ एक्स्ट्रा नए सम्स वगैरह जो आए हैं वो हम देखेंगे, और वो सारे सम्स हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सो दैट वी कंप्लीट इट। सर एमसीक्यूज प्रैक्टिस कहां से करेंगे? हर चैप्टर के पहले एमसीक्यू क्वेश्चन है वो हम करेंगे। वॉल्यूम 2 के एकदम लास्ट की तरफ आपको इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू बुकलेट दिखाई देगा, जिसमें इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे एमसीक्यूज दिया था और लॉन्च किया था। वो सारे के सारे एमसीक्यूज करेंगे जब हमारा सारा पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर का एमसीक्यू चैप्टर के साथ साथ कंप्लीट कर लेंगे, वो एमसीक्यू हम लोग एकदम एंड में कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से आपको ये 3 मैट मिलेगा जो आपको मिल गया होगा। अगर किसी को कोई मैट नहीं मिला, प्लीज आप हमारी टीम से बात कर लेना, हो जाएगा। अभी के लिए ये 3 मैट आपको इश्यू की गई है। धन्यवाद। यही 3 मैट से हम लोग करेंगे, साथ साथ इंस्टीट्यूट का मैट एज अ रेफरेंस वी विल यूज, बट वो हमारे ज्यादा काम नहीं आएगी, मैक्सिमम काम हम लोग अपनी इन्हीं मटेरियल से करेंगे। डन। ये हो गया बुक्स को लेकर बात। अब हो गया क्लासेस को लेकर, एक बार बता दूं, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे ये हमारा नॉर्मल रूटीन रहेगा, 5 to 6:30 PM। ये हमारा नॉर्मल रूटीन रहेगा, हम लोग रेगुलरली करेंगे। कभी कभी अगर हमारा बहुत इच्छा हुआ तो हम लोग सैटरडे के दिन भी 5 to 6:30 PM मिल लेंगे, सो दैट हम लोग चीजों को जल्दी कवर कर सके। अदरवाइज ये हमारे डेट्स रहेंगे। नेक्स्ट वीक और उसके बाद वाली वीक के, मतलब ये करंट वीक जो चल रहा है और नेक्स्ट वीक के बिगिनिंग में मेरा कुछ पर्सनल होम में कुछ इवेंट है जिसमें मेरा रहना बहुत जरूरी है। मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूं कि इस मंथ मेरी वाइफ जो है उनका डिलीवरी है, एंड वी आर गोइंग टू बिकम पेरेंट्स। नेक्स्ट वीक 13, 14, 15 में ही उनकी डेट है। तो थोड़ा सा, क्योंकि ये पर्सनल कमिटमेंट हमारी तरफ मेरे को देना पड़ेगा अपनी वाइफ के लिए, इसके लिए हो सकता है इस वीक के एंड में और नेक्स्ट वीक के जो बिगिनिंग में 3-4 दिन है, या नेक्स्ट वीक वाला पार्ट है, उसमें हम लोगों को थोड़ा सा कुछ क्लासेस करते समय इरेगुलरिटी आए। बट अदरवाइज हमारा हमेशा टाइम यही रहेगा और हम इसी टाइम पे पढ़ाई करेंगे। ये मैंने पर्सनली आपके साथ शेयर किया, सो दैट यू नो। अदरवाइज बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ने क्लास स्टार्ट कर दी बट सर क्लास करवा नहीं रहे हैं, वो ना लगे, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया। ये मेरा पर्सनल कमिटमेंट है जो मेरे को फुलफिल करना पड़ेगा, एंड दिस इज एन इवेंट which I as a person, I as a human being is looking forward to, and I am very excited for it। तो मेरे को उस जगह पे रहना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, so that I can be a part of it।
अदरवाइज हमारी जितनी भी क्लासेस हैं वो इसी टाइम पे चलेंगी और इसी तरीके से हम लोग कंडक्ट करेंगे। क्लासेस के दौरान कई सारी प्रॉब्लम्स बच्चे को आ सकती है। पहला प्रॉब्लम बच्चे को आ सकता है, फर्स्ट प्रॉब्लम जो बच्चे को आ सकता है, दैट इज एकेडमिक रिलेटेड क्वेरीज, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, बस दुआ रखना। एकेडमिक क्वेरीज, एकेडमिक क्वेरीज जो है वो आप डायरेक्टली मेरे को एड्रेस करोगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप में एकेडमिक क्वेरीज पोस्ट करोगे। कोई ना कोई आपका बंधु, देखो मेरे को तो ऐसा लगता है कोई भी इंसान सीखता है जब वो दूसरों के डाउट सॉल्व करता है। अगर आपको अच्छी तरीके से सीखना, आपको अपनी नॉलेज इनहेंस करनी है, तो आप ट्राई करो जितने ज्यादा से ज्यादा डाउट्स आप सॉल्व कर सको। जितने भी एकेडमिक क्वेरीज है बच्चे, आप टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, या टेलीग्राम में मेरे को पर्सनली आप क्वेरी भेज सकते हो। मैं आपकी क्वेरी का आंसर करूंगा। अगर कोई दिन मेरे से छूट जाए, वापस एक बार हाई लिखना मैं कर दूंगा, या ग्रुप में लिख देना, वी विल सॉल्व योर क्वेरी। एक होता है एडमिन रिलेटेड क्वेरीज। सर कुछ बुक्स को रिलेटेड कुछ इश्यूज हो गया, कोई भी दूसरे इश्यूज हो गए, एडमिन रिलेटेड क्वेरीज। एडमिन रिलेटेड क्वेरी शुड बी डायरेक्टली आस्क फॉर विथ माय टीम। उसमें आप मेरे को नहीं बोलोगे, आप सीधा मेरी टीम से बात करोगे। मैं आपको नंबर दे देता हूं, उस नंबर पे आप फोन करोगे तो आपको वो सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी। 8697772345, 8697772345। अगर इस नंबर पे आप एडमिन रिलेटेड क्वेरीज अपनी भेजोगे व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू, आपको टीम जरूर हेल्प करेगी, जरूर गाइड करेगी, और आप इजीली हमसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। तीसरा डाउट या तीसरी क्वेरी जो बच्चे की रहती है, प्रॉब्लम रहती है, वो टेक्निकल इश्यूज। टेक्निकल इश्यूज के लिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, 8420015531। 8420, बिल्कुल करेंगे, पार्टी भी करेंगे हम लोग। 8240155531। ये नंबर आप प्लीज नोट कर ले, सो दैट कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, आप प्रॉपर जगह ये क्वेरी एड्रेस कर सके एंड योर क्वेरी कैन बी सॉल्व्ड टाइमली। कोई भी क्वेरी को सॉल्व होने में ना थोड़ा टाइम लगता है, उतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। लाइक मेरी टीम हो सकता है आपको बोले कि विल गेट बैक टू यू एंड विल सॉल्व योर क्वेरी। नॉर्मली 24 आवर्स के अंदर मैं बोलता हूं सारी क्वेरी सॉल्व हो जानी चाहिए। कोई कारण से अगर एडमिन और टेक्निकल क्वेरी सॉल्व होने में लेट हो रहा है या आपका क्वेरी नहीं पहुंच पा रहा है, यू जस्ट सेंड दैट क्वेरी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, बिकॉज आई एम पर्सनली इन द टेलीग्राम ग्रुप। मैं जैसे ही वो क्वेरी देखूंगा, मैं टीम को फॉरवर्ड करूंगा और वो क्वेरी आपकी सॉल्व हो जाएगी। बट बिफोर यू गो टू द टेलीग्राम ग्रुप एंड डिस्टर्ब अदर्स, प्लीज डिस्टर्ब माय टीम, दे विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। आप टीम को डिस्टर्ब करें, वो आपको 1 सेकंड में बता देगी आपको करना क्या है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के, जो बच्चों को ध्यान रखने हैं, बच्चों को समझने हैं, सो दैट वो इजीली अपनी कोई भी प्रॉब्लम हमारी टीम के साथ सॉल्व करवा सके। प्लीज नोट दीज नंबर्स, आप ये नंबर्स नोट कर लो, आप ये नंबर्स नोट कर लो। कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे थे सर आज क्लास स्टार्ट हो रही है, हमारी बुक से शायद आना बाकी है। हमारी टीम ने यहां से कर दिया होगा आपको डिलीवर, आपके पास 1 से 2 दिन में पहुंच जाएगा। इनिशियली कुछ डेज बुक्स का ऐसा जरूरत है नहीं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हम लोग बेसिक्स पर बात करेंगे। तो भी आपको जो बुक्स लगेगी मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूं, सो दैट अगर कोई आपको बुक रेफर करना हो आप आराम से रेफर कर सको। मैं अभी भेज रहा हूं, आप सब देख लो, अदरवाइज बुक्स आ ही जाएगा आपके पास, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने अपने ग्रुप में सेंड कर दिया है, सो दैट यू कैन रेफर। मैंने भेज दिया है आपको बुक्स, अभी इनिशियली ये लगेंगी। अगर किसी बच्चे को बुक्स नहीं मिली है, डोंट पैनिक, आप आराम से इनको लेकर अपनी क्लासेस शुरू करो, 2-3 दिन में आपको बुक्स मिल जाएगी। बेसिक्स में सच हम लोग को बुक्स की ज्यादा दरकार नहीं है, हम लोगों को लगेगा कंसंट्रेशन, फोकस एंड जो बोलूं वो अच्छे से सुनने का है। आई होप
मेरा इनिशियल मैसेज जो इस सब्जेक्ट को रिलेटेड था, जो क्लासेस को रिलेटेड था, वो आपको मिल गया हो एंड आपको सारी बातें क्लियर हो। क्लासेस हमारी इसी एप्लीकेशन में होंगी जो एनसी डिजिटल क्लासरूम एप्लीकेशन है। लाइव भी इसी एप्लीकेशन में होगा और डेली बैकअप भी विद इन 24 आवर्स इसी में आपको अपडेटेड मिल जाएगा। आपको यहीं से बैकअप करना है, आपको कुछ करने का दरकार नहीं है। अगर कोई कारण से कभी बैकअप अपलोड होने में लेट होगा, डोंट वरी, लाइव स्ट्रीमिंग के सेक्शन में वो क्लास रहेगी। जो बच्चे लाइव कर रहे हैं, रिकॉर्डेड वाले को तो बैकअप मिल ही जाएगा, लाइव वाले को लाइव स्ट्रीमिंग में वो सेक्शन में वो क्लास रहेगी जब तक बैकअप अपलोड नहीं होगा। जैसे ही बैकअप अपलोड होगा वो क्लास हट जाएगा। तो बैकअप अपलोड होते ही आप बैकअप से देख लेना, बैकअप नहीं अपलोड होगा तो लाइव स्ट्रीमिंग सेक्शन में रहेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डन है बात? और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप मेरे को बता दो, मैं एड्रेस कर दूं। एक डाउट ऐसा हो सकता है, सर टोटल कितनी क्लासेस लगेगी? मेरा अनुमान है, मेरे हिसाब से 60 to 65 लेक्चर्स हम लोगों को लगेंगे अगर 1.5 आवर के होंगे। अगर हम लोग कभी 1 आवर 45 मिनट्स 2 आवर कर पाए तो हम लोग 55 to 60 लेक्चर्स के अंदर वाइंड अप कर पाएंगे, मैक्सिमम सारे पोर्शंस वाइंड अप कर पाएंगे। उसके बाद जो प्रैक्टिस वगैरह अगर अलग से करना है तो वो अलग बात है, अदरवाइज हम लोग मैक्सिमम क्लासेस इसके अंदर वाइंड अप कर लेंगे। रोहित, कंपनी अकाउंट्स के जो क्लासेस है वो फेस टू फेस नहीं, लाइव ऑनलाइन होंगे। फेस टू फेस इसलिए नहीं होंगे बिकॉज बच्चों का ना अलग अलग टाइम पे, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग 11 बजे चलते हैं, फिर कोई क्लास सुबह 9 बजे चलती है, तो बच्चों के बीच में गैप हो जाते हैं। वो बीच में गैप का करेंगे क्या, इसीलिए हमने इस बार डिसाइड किया कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हम लाइव ऑनलाइन लेंगे। देयर विल बी नो फेस टू फेस बैच फॉर इट। एंड जितना अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, फेस टू फेस में क्या होता है, इनिशियली बच्चा पहले 7 दिन तो बहुत ऐसे चलेंगे, रोज जाएंगे। एक दिन कोई क्लास मिस होती है, उसके बाद वो सिर्फ बैकअप में शिफ्ट हो जाता है। बट लाइव ऑनलाइन में क्या है, सर अगर मान लो आज नहीं कर पाया, बैकअप किया, तो कल वापस लाइव ऑनलाइन कर लूंगा, मैं आ सकूंगा वो, क्योंकि मेरे को मोबाइल पे ही करना है, लैपटॉप में ही करना है। इसीलिए लाइव ऑनलाइन हमने इस बार डिसाइड किया कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए हम करेंगे। उमेश, वो चलेगा 3 days अ वीक। संडे वाला दिन टेस्ट के लिए अब अपने करेंगे साइड, अदरवाइज 3 days अ वीक वो चलते रहेगा। मैंने आपको ग्रुप में जस्ट सेंड किया है। आइए हम लोग श्री गणेश करते हैं हमारी बुक से। और जो पहला टॉपिक हमारी बुक में दिया हुआ है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की समरी मैट में, वो टॉपिक है एज ऑलवेज बेसिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू अ कंपनी। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बेसिक्स की कमी होने के कारण आगे के चैप्टर्स में कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस नहीं समझ पाते हैं। जितना हमारा बेसिक स्ट्रांग होगा उतना हम लोग को सब्जेक्ट के अंदर जाने में हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो बेसिक्स हमेशा क्लियर होना चाहिए। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बेसिक बोलो या एक कंपनी का बेसिक्स बोलो, कि एक कंपनी अगर आपको पढ़ना है, कंपनी के बारे में समझना है, तो ये कंपनी का बेसिक्स आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू कंपनी अकाउंट, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज अ कंपनी। व्हाट इज अ कंपनी। मैं सारे बच्चों से जानना चाहूंगा एक कंपनी के बारे में वो क्या जानते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपने कंपनी लॉ भी अब पढ़ रखा है। अब आप इंटरमीडिएट लेवल में है, किसी बहुत बड़े सीएमए कोर्स के इंटरमीडिएट लेवल में है, तो आपको ये कंपनी होती क्या है ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू व्हाट इज अ कंपनी। जो बच्चे गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव में कर रहे हैं, रिकॉर्डेड कर रहे हैं, वो भी ट्राई करें आंसर करने का। जो मैं पूछूं आप ये ना समझे हम लोग तो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो सर हमसे थोड़ी पूछ रहे हैं, सर तो लाइव वालों से पूछ रहे हैं। नहीं, मैं सबसे पूछ रहा हूं जो भी ये वीडियो देख रहा है, व्हाट इज अ कंपनी। कंपनी क्या होती है? And if you answer this, and if you know the answers, you will be very confident in your studies.
हमेशा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो, तभी आप रिकॉर्डेड क्लासेस में हमेशा अच्छा कर पाओगे। इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द क्लासेस यू विल नेवर फील गुड इन द रिकॉर्डेड क्लासेस। पार्टिसिपेट करो, कुछ बोलूं तो बताओ, ऐसा फील करो एज इफ मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैं तुम्हारे सामने पूछ रहा हूं कि बताइए क्या होता है। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, बिजनेस एंटिटी। कंपनी इज अ लीगल बिजनेस एंटिटी, लीगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड। आर्टिफिशियल पर्सन, वेरी गुड। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब अ पर्सन क्रिएटेड अंडर अ लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ और क्रिएटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ अ लॉ। ये कोई नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है हमारी तरह सर, एक लॉ के अंतर्गत बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटिटी है, इसको हम लोग कंपनी बोलते हैं। लीगल बिजनेस एंटिटी, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक कंपनी क्या होता है? सर अगर हम लोग एक बिजनेस करना चाहते हैं, एक धंधा करना चाहते हैं, सर धंधे करने के ना कई तरीके हो सकते हैं, कई फॉर्म हो सकते हैं। मैं वो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस की बात नहीं कर रहा, वो टाइप ऑफ धंधा हो गया। अब इस बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सर मान लो एक अकेला आदमी है, उसको धंधा करना है, वो सब कुछ अकेला देखना चाहता है और अपने अंडर एम्प्लॉइज रख के काम करेगा, उसको कोई और दूसरा पार्टनर मालिक नहीं चाहिए, वो सब कुछ खुद ही देखेगा, पैसा खुद ही लाएगा, परचेजेस खुद करेगा, सेल्स खुद देखेगा, सब कुछ खुद करना चाहता है। इन दैट केस वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करके ऑर्गेनाइज करके वो अपना काम कर सकता है। अगर एक से ज्यादा लोग हैं, 2, 3, 4, 5 लोग हैं और वो मिलकर एक धंधा करना चाहते हैं, तो उनके पास भी ऑप्शंस है, लाइक पार्टनरशिप फर्म खोल लो। वो सारे के सारे बंदे अपने आपस में एक पार्टनरशिप का अग्रीमेंट बनाएंगे, पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, जहां वो सारी राइट्स, लाइबिलिटीज, प्रॉफिट, लॉसेस, एसेट्स वगैरह के बारे में बात कर लेंगे और फिर उस डीड के अंतर्गत वो अपने आपस में काम करना चालू करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। और इसी तरीके से पार्टनरशिप बिजनेस के अगेंस्ट एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको बोलते हैं कंपनी। अगर 2, 4, 5 आदमी मिलकर एक बिजनेस करना चाहते हैं और वो इस बिजनेस को एक लीगल रिकॉग्निशन देना चाहते हैं, तो वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस क्रिएट करते हैं। वो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत एक एंटिटी यानी कंपनी इनकॉर्पोरेट कराते हैं, जिस कंपनी में वो मालिक बन जाते हैं कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करके, और उस कंपनी के नाम से वो अपना बिजनेस कंडक्ट करते हैं। ऐसी एंटिटी को हम लोग बोलते हैं कंपनी, ऐसी एंटिटी को हम लोग बोलते हैं कंपनी। So a company is an entity, is an organization which is created under the provisions of Companies Act, under the provisions of Companies Act. सर आपने बोला 2, 3, 4, 5 जन मिलके, सर क्या कोई अकेला आदमी कंपनी नहीं खोल सकता? आज के कंपनीज एक्ट में प्रावधान है 1 पर्सन कंपनी का, तो कोई अकेला आदमी भी कंपनी खोल सकता है, ऐसा कोई मना ही नहीं है। बट जनरली जब आप कंपनीज देखोगे, इट विल बी अ यूनियन ऑफ पर्सन, इट विल बी एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जहां पे 2, 3, 4, 5 लोग मिलकर एक धंधा चलाना चाहते हैं, वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में काम करते हैं। सर कंपनी फॉर्म में, पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनरशिप में भी सर 2 से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं, कंपनी में भी 2 से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। तो सर कौन सा अच्छा रहेगा अगर हम बिजनेस खोलना चाहते हैं? अगर आपको लगता है आपको लॉ की झंझट में ज्यादा नहीं पड़ना है, आप खुद के पैसों से ही बिजनेस मैक्सिमम सोर्स करोगे, थोड़ा बहुत लोन वगैरह लेना है तो बात अलग है, बट मैक्सिमम पैसा आप अपना खुद का लेना चाहते हो, आप पब्लिक से पैसा उठाना नहीं चाहते हो, तो आप क्या करो, पार्टनरशिप फर्म बना लो। पार्टनरशिप फर्म क्या है? एक तो बनाने में बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपस में 2 जन बैठो, डीड बनाओ, अपने बीच में टर्म्स कंडीशन डिसाइड करो, बिजनेस करना चालू कर दो। चाहो तो रजिस्टर करवा लो डीड को, नहीं भी करवाओगे तो चलेगा, कुछ नहीं करवाओगे तो कुछ प्रॉब्लम्स है, करवा लोगे तो सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाएगा। जैसे काम करना है करो, अगर कोई पैसा नहीं दिया उसको सू कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। यू विल बी ऑल्सो अ लीगल एंटिटी की भाई हाँ, अंडर द पार्टनरशिप एक्ट दिस फर्म इज रजिस्टर्ड फर्म है। बट अगर आपको बड़ा धंधा करना है, जहां पे आपको अपने पैसों के साथ साथ बाहर वालों से भी पैसे उठाने हैं, पब्लिक से भी पैसा लेना है, और एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन बना के काम करना है विच हैज एन एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ, तो आप चूज करते हो कंपनी। बट ये कंपनी में एक इस लीगल
के साथ साथ कि आप एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा कंप्लायंस इश्यू भी आता है। अगर आप एक कंपनी खोलते हो, अगर उसमें बिजनेस कर रहे हो, पैसा जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तब तो कंपनी आराम से चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर बिजनेस छोटा है, बिजनेस में कम रेवेन्यूज है, कम प्रॉफिट्स है, तो एक कंपनी को जो चलाने का कंप्लायंस कॉस्ट है, रेगुलर बेसिस पे कंप्लायंस करने का जो कॉस्ट है, दैट बिकम समटाइम्स हायर एंड अ बर्डन टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी। जनरली जो लोग छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, जो खुद के पैसों से धंधा करना चाहते हैं, जनरली वो पार्टनरशिप फर्म खोल के काम करते हैं। कंपनी को खोल के काम करने में कुछ लीगल डिसएडवांटेजेस है, जिसके कारण जल्दी से लोग कंपनी नहीं खोलते। बट अगर बड़ा बिजनेस करना है, अगर आपको ऐसा है कि आपको अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड करनी है, तो हम लोग कंपनी को यूज करते हैं। कंपनी और पार्टनरशिप में कंपनी को इसलिए भी प्रेफर किया जाता है क्योंकि एज अगेंस्ट पार्टनरशिप, कंपनी हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी और द ओनर्स ऑफ द कंपनी हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी। अगर आप एक कंपनी में मालिक हो और कोई कारण से फेल हो जाता है बिजनेस, तो आप जब क्रेडिटर्स आपसे पैसा मांगने आएंगे, आप जब उनको पैसा चुकाओगे, तो यू आर ओनली लायबल नंबर 1 पेमेंट आउट ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के एसेट्स है उनको बेच के पैसा देना। एंड नंबर 2, अगर आपका कुछ पैसा प्रॉमिस किया हुआ है कंपनी को देना, अगर कोई आपके शेयर्स पे अनपेड अमाउंट है, तो उतना ही देना पड़ता है, आपको अपने घर से, अपने पॉकेट से निकालकर उस पैसे का पेमेंट नहीं करना पड़ता। एज अगेंस्ट पार्टनरशिप जहां पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, अगर कोई कारण से बिजनेस फेल हो जाता है और हमको क्रेडिटर्स को पैसा चुकाना बाकी है, तो पहले हम लोग फर्म के एसेट बेचकर वहां से पैसा चुकाएंगे। बट अगर फर्म का एसेट इनसफिशिएंट है, तो हम लोग को अपने घर से लाकर भी पैसा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। हम क्रेडिटर को मना नहीं कर सकते पैसा देने से, हमको उनको पैसा देना ही पड़ेगा। तो अगर तुमको बड़ा धंधा करना है, जहां पे तुमको लगता है लाइबिलिटी बड़ी आ सकती है, बड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी, पब्लिक से पैसा उठाने का जरूरत पड़ेगा, यू गो विथ अ कंपनी। बट अगर आपको एक नॉर्मल धंधा करना है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइज करके बिजनेस अच्छे से चलाना है, आपको ज्यादा पब्लिक से पैसा उठाना नहीं है, आपका ज्यादा कोई बड़ा लाइबिलिटी एक्सपोजर नहीं है, आप पार्टनरशिप फर्म खोल के भी काम कर सकते हो। पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारी सहूलियत है, पैसा डालना, पैसा निकालना बहुत इजी है एज कंपेयर टू अ कंपनी। क्योंकि कंपनी में कुछ भी करने जाएंगे ना, पहले कंपनीज एक्ट की बात समझनी पड़ेगी, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। पार्टनरशिप में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, जो आपने डीड में लिखा है उसके हिसाब से आप बिजनेस करो। देयर इज नो अदर रेस्ट्रिक्शन एज सच इन द पार्टनरशिप एक्ट। सर, एक पार्टनरशिप में भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होता है ना। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनी के बेनिफिट को कंबाइन करके बनाया गया था। बोला गया था ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें जो ओनर्स रहेंगे उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, यानी उनको अपने घर से पैसे लाकर बिजनेस की लाइबिलिटी को चुकाने की जरूरत नहीं है, उनको बिजनेस के एसेट से बिजनेस की लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है। तो कंपनी का फायदा भी मिला, साथ साथ ये पार्टनरशिप भी है। बट जितना सिंपल दिखता है उतना होता नहीं। एलएलपी भी गवर्न होती है अंडर एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसका भी एक एलएलपी एक्ट है। एंड जितना कंप्लायंसेस एक कंपनी में है उससे थोड़ा कम, बट मैक्सिमम सारी चीजें एक एलएलपी को भी फॉलो करनी पड़ती है। यानी एलएलपी के ऊपर भी कई सारे रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कंपनी पे रेस्ट्रिक्शन है। पार्टनरशिप फर्म में खुला खुला बिजनेस है, जैसे करना है करो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो अगर मैं सम अप करूं, अ कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन और एन एंटिटी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, इसको हम लोग एक कंपनी बोलते हैं। एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है विद द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, जहां पे ओनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है, उनको अपने घर बार बेच के पैसा चुकाने का जरूरत नहीं है। कंपनी इन द आइज ऑफ लॉ एक सेपरेट एंटिटी है, कंपनी एसेट्स ओन करेगी, कंपनी लाइबिलिटीज लेगी, एंड उन लाइबिलिटी को चुकाने का भी काम कंपनी का है। ओनर्स विल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी अनलेस कोई चोरी चकारी इलीगल काम किया है तो बात अलग है। अदरवाइज कंपनी विल इटसेल्फ पे इट्स लाइबिलिटी, द ओनर्स आर नॉट पर्सनली लायबल टू पे द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कंपनी बोलते हैं, और हम लोग इन्हीं कंपनी का अकाउंट्स बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना इस सब्जेक्ट में सीखेंगे। कंपनी क्या होता है ये सारा चीज आपको पता है। आप लोगों ने भी बहुत सारे पॉइंट्स बताए, वो बिल्कुल सही है, वो मैं फीचर्स ऑफ द कंपनी में ले लूंगा। कंपनी क्या होता है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। सिंपल, इट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ सेपरेट एंटिटी, अ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। डन, लिखेंगे मेरे साथ।
कंपनी is a form of doing business, is a form of doing business. It is an entity formed and registered under the Companies Act. Formed and registered under the Companies Act. Full stop. Full stop. Features of a company. Number A, it has separate legal entity. ये एक separate legal entity है. In the eyes of law, it is a different entity as against its owner. ओनर और कंपनी सेम नहीं है. ओनर अलग है, कंपनी अलग है. कंपनी खुद के नाम पे एसेट ओन कर सकती है, कंपनी खुद के नाम पे धंधा कर सकती है. जो लाइबिलिटी है वो भी कंपनी अपना खुद ही पे करेगा. पूरा सेपरेट लीगल एंटिटी है. इन द आइज ऑफ लॉ एक अलग एंटिटी है. पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता. पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स एक ही एंटिटी माने जाते हैं. नंबर बी, क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसके पास परपेचुअल सक्सेशन का फायदा है. परपेचुअल सक्सेशन का फायदा है. परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? आपने एक लाइन सुना होगा, द मेंबर्स में कम, द मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर. यानी कंपनी का एग्जिस्टेंस उसके मेंबर पे डिपेंड नहीं करता. मेंबर हो या ना हो, कंपनी हमेशा चलेगी. अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 मेंबर चाहिए, तो मैंने और नवनीत ने मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई. कोई कारण से मान लो मैं नहीं रहा, मैं चला गया, तो मेरे जाते ही ऐसे ही नहीं होता कि कंपनी बंद हो गई, अब कंपनी नो लॉन्गर एग्जिस्ट. लॉ ने 6 महीने का एक टाइम दिया है. अगर उस 6 महीने के टाइम में नवनीत एक नया मेंबर ले आता है तो वो कंपनी चलती जाएगी, कंपनी बंद नहीं होगी. कंपनी को बंद करना है तो आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करके ही उसको बंद करना पड़ेगा. आप ऐसे कंपनी को बंद नहीं कर सकते. बिजनेस बंद होने से कंपनी बंद नहीं होता. कंपनी को बंद होने की फॉर्मेलिटी है वाइंडिंग अप की अंडर कंपनीज एक्ट, जो हमको फॉलो करनी पड़ती है. नंबर सी, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स. लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, जो कंपनी के मेंबर्स होंगे, ओनर्स होंगे, उनका हमेशा लिमिटेड लाइबिलिटी होगा. अगर कंपनी का कोई लाइबिलिटी है तो वो कंपनी अपने एसेट से चुकाएगा. अगर एसेट कम पड़ जाए, ओनर्स का कुछ पैसा बाकी है तो उनसे लेकर चुकाएंगे. बट एक बार ओनर ने अपने शेयर पे पूरा पैसा दे दिया, अभी भी लाइबिलिटी बाकी है, तो ओनर्स आर नॉट पर्सनली लायबल. कंपनी बोलेगी क्रेडिटर को, मेरे पास जो था खत्म हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, हम बंद हो रहे हैं, आप जाइए. ओनर्स का घर बार बेच के कंपनी का पैसा चुकाने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. कंपनी हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी. नंबर डी, कंपनी में फैसिलिटी होता है टू रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक. एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकता, पब्लिक इश्यू करके पैसा उठा नहीं सकता. एक कंपनी पब्लिक इश्यू करके पैसा उठा सकती है, हाँ, उसको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होना होगा. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकती. पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर आप है तो आप पब्लिक को शेयर इश्यू करके पैसा उठा सकते हो, पब्लिक से पैसा ला सकते हो और उससे अपना धंधा कर सकते हो. जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज पब्लिक से पैसा ले रखा है, उनको शेयर इश्यू कर रखा है और उस पैसे से धंधा करता है. अदानी, इंफोसिस, आईटीसी, विप्रो, एसबीआई, एचडीएफसी, ये सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने लोगों से पैसा उठा रखा है और उस पैसे से वो अपना धंधा चलाते हैं. ये सब कंपनीज है. बिना कंपनी हुए आप पब्लिक से फंड रेज नहीं कर सकते. नंबर ई, कॉमन सील. आजकल तो ये ऑप्शनल हो गया, बट जनरली कंपनी में आपको कॉमन सील दिखेगा, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. एक इंस्ट्रूमेंट होता है. कंपनी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट पर साइन करना चाहती है तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद तो साइन कर नहीं सकती. कॉमन सील अगर लग जाता है तो माना जाता है कंपनी ने साइन कर दिया है. नंबर एफ, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. कंपनी इज ओन्ड बाय पीपल कॉल्ड मेंबर्स और शेयर होल्डर्स, बट द शेयर होल्डर्स मे नॉट मैनेज द कंपनी. अब जैसे तुम मेरे से पूछोगे सर आप क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज में शेयर होल्ड करते हो, मैं बोलूंगा हाँ. सर अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में शेयर होल्ड करते हो तो आप रिलायंस इंडस्ट्री के एक मालिक हो, मैं बोलूंगा हाँ.
तो क्या सर रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो कामकाज हो रहा है वो आपको पता है क्या? मैं बोलूंगा ना, क्योंकि कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होता है। जो आदमी कंपनी को ओन करते हैं वही कंपनी को मैनेज करे ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि जो ओन करते हैं वो मैनेज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगर आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनीज को तो वहां पे ओनरशिप और मैनेजमेंट का सेग्रीगेशन होता है। ओनरशिप इज इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर बट द मैनेजमेंट इज इन द हैंड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वही कंपनी के डे टू डे कामकाज को मैनेज करते हैं। हाँ, कुछ डिसीजंस लेते समय कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपको अपने मेंबर से पूछना होगा, शेयर होल्डर से पूछना होगा, तो उन डिसीजन में कंपनीज हमसे भी पूछती है। बट डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में, वो शेयर होल्डर्स मैनेज नहीं करते। कंपनी में ये सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट होता है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एक कंपनी को इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस बनाते हैं, जो एक कंपनी को बहुत ही प्रतिष्ठित फॉर्म ऑफ बिजनेस बनाते हैं, जो नॉर्मली बिजनेस लोग यूज करते हैं अपना बिजनेस करने के लिए। बट ये सारे पॉइंट्स के साथ साथ जो लीगल कंप्लायंसेस, जो कंप्लायंस कॉस्ट, जो कंपनीज एक्ट के भारी भारी प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं वो भी करने पड़ते हैं। नवीन क्लासेस की अगर बात करो, मैं और नवनीत सर मिलकर अपना बिजनेस चलाते हैं। नवीन क्लासेस हम लोग पार्टनरशिप फर्म के रूप में चलाते हैं। हमने कंपनी नहीं बनाई है। नवीन क्लासेस एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 2 पार्टनर है, नवनीत और अविनाश। हम लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। हमने आपस में डीड बना रखी है और उस डीड के अंदर ही सारा काम होता है। क्यों? हम लोगों को किसी से पैसा लेना नहीं है तो हम लोग कंपनी बना नहीं रखे। हम लोगों का कोई लंबा चौड़ा लाइबिलिटी आएगा नहीं जिससे हम लोग को अनलिमिटेड लाइबिलिटी से डर लगे, वो भी नहीं। इतना सारा कंप्लायंस का कॉस्ट माथा पच्ची, उसके लिए सीए रखो, सब करो। इसीलिए हमने क्या कर रखा है, एकदम बिजनेस को सिंप्लीफाई कर रखा है। हम लोग पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस करते हैं। पार्टनरशिप फर्म में ये सारे के साथ साथ एक बहुत बड़ा फायदा होता है। जब बिजनेस को पैसा चाहिए, मैं या नवनीत कैपिटल इंट्रोडक्शन कर देते हैं। कैपिटल इंट्रोडक्शन बोल के जब भी बिजनेस में पैसा, फंड्स आइडल पड़ा रहता है, हम लोग अपना ड्राइंग्स करके पैसा उठा लेते हैं। बट कंपनी में अगर पैसा डालना या पैसा निकालना हो तो शेयर इश्यू करने की फॉर्मेलिटी, डिविडेंड देने की फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, जो एक पार्टनरशिप फर्म में हम लोगों को नहीं करनी पड़ती है। तो पार्टनरशिप फर्म is an easy way, a flexible way of doing business together, whereas company comes with some legal compliances जो आपको फॉलो करनी पड़ती है, जिसके बिना एक कंपनी ऑपरेट नहीं कर सकती। तो हम लोगों को कंपनी बनाते समय हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कंपनी बनाएंगे तो उसके साथ साथ बहुत लीगल कंप्लायंसेस आएंगे जो हमको फॉलो या फुलफिल करने पड़ेंगे। क्या आप लोगों को कंपनी क्या होती है और कंपनी के फीचर्स बिल्कुल क्लियर है? बिफोर यू स्टडी कॉर्पोरेट अकाउंट्स यू मस्ट नो कि एक कंपनी क्या होती है, हम लोग क्यों कंपनी फॉर्म में बिजनेस करते हैं, जब पार्टनरशिप फर्म वगैरह है क्यों कंपनी बनाते हैं, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान है, ये सब पता रहना चाहिए। एक इंटरव्यू में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, why do you think a partnership firm is much more better than a company in case I am doing a business, तो आपको आंसर देना पड़ेगा, दोनों के प्रॉस कॉन समझाने पड़ेंगे और आपको बोलना पड़ेगा सर अब आप डिसाइड करो आपके लिए कौन सा अच्छा है, फर्म या कंपनी। एंड ये सब इतने बेसिक क्वेश्चंस है बट लोगों को नहीं पता होते क्योंकि वो प्रैक्टिकली एक्सपोज नहीं होते इन चीज से। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर और भी बेनिफिट्स बताऊं, अगर आपको ज्यादा लोग 100-200 लोग मिलके बिजनेस करना है, पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की एक लिमिट है। अगर उससे ज्यादा पार्टनर्स होंगे तो आपको उस पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करना होगा। यू कैन नॉट डू बिजनेस इन अंडर पार्टनरशिप फर्म। देन अगर 50 से ज्यादा आपके मेंबर्स होते हैं तो आपको कंपलसरीली कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये जो चीजें हैं ये कंपनी में अच्छी है, ये कंपनी में हेल्प करती है आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ के बिजनेस करने में। पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स लिमिटेड है, उससे ज्यादा लोग को जोड़ के अगर आप करेंगे तो आपको कंपनी बनाना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरीवन? कंपनी क्या होती है और फीचर्स ऑफ कंपनी क्या है? अब इतना समझने के बाद नेक्स्ट पॉइंट कम्स, सर व्हाट आर द लॉज दैट आर एप्लीकेबल टू अ कंपनी? व्हाट आर द लॉज दैट आर एप्लीकेबल टू अ कंपनी? क्योंकि जब हम लोग कंपनी अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, विल हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ लॉज which says something about the other, something about account, something about financial statement। तो आपको पता होना चाहिए अगर मैं एक कंपनी बना रहा हूं तो हमको कितने लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। देखो, अगर आप कंपनी बनाते हो तो आपको ना 3 टाइप के लॉज फॉलो करने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम दी अदर बिजनेस लॉज जो हम लोग नॉर्मली फॉलो करते हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट,
नेगोशिएबल, ये सब तो लॉज ऐसे हैं जो सबको फॉलो करने पड़ते हैं। ये तो किसी से भी जाने, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ध्यान रखना पड़ेगा। एक पार्टनरशिप फर्म अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक वगैरह देगा तो उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पता होना चाहिए। वो सब तो सबको पता होना चाहिए, वो तो बेसिक एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये सबको पता होना चाहिए। बट कुछ स्पेसिफिक लॉज है जो कंपनी पर अप्लाई करते हैं, जिसके बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहला एंड दी बेसिक एक्ट इज द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 सबसे पहला लॉ जिसके बारे में हमको हमेशा पता होना चाहिए जब हम एक कंपनी से डील कर रहे हैं या हम एक कंपनी रन कर रहे हैं। कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजन कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। हाँ, कुछ प्रोविजन में अगर बोल दिया गया है कि अगर ये चीज फॉलो कर रहे हैं तो ये करने का जरूरत नहीं, तो बात अलग है। अदरवाइज एक कंपनी को कंपनीज एक्ट का हर एक प्रोविजन फॉलो करना पड़ता है, हर एक प्रोविजन फॉलो करना पड़ता है। ये अप्लाइज टू ऑल कंपनीज, छोटी बड़ी, लिस्टेड अनलिस्टेड, प्राइवेट पब्लिक, गवर्नमेंट, कोई भी कंपनी हो, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन सबको फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरा सेबी के लॉज एंड रेगुलेशन। सेबी होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के लॉज एंड रेगुलेशन, अगर वो कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड कब होना पड़ता है कंपनी को अपने शेयर सिक्योरिटी की लिस्टिंग करवानी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज में, अगर वो शेयर पब्लिक को इश्यू करना चाहती है। अगर कोई कंपनी पब्लिक को शेयर्स डिबेंचर इश्यू करना चाहती है तो वो इश्यू करने से पहले कंपनी को लिस्टिंग की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज को डील करता है, लिस्टिंग को डील करता है सेबी का रेगुलेशन। तो अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जो लिस्टेड कंपनी है, जिसका शेयर सिक्योरिटी लिस्टेड है, तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के साथ साथ आपको सेबी के लॉज एंड रेगुलेशंस भी पता होने चाहिए। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब हम कोई कंपनी को रन करते हैं। अगर हम पब्लिक से पैसा उठा के धंधा कर रहे हैं तो हमको सेबी के रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ेंगे। तीसरा होता है सेक्टोरल रेगुलेशंस। सेक्टोरल रेगुलेशंस में अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आप एक बैंकिंग कंपनी हो, एक कंपनी हो जो बैंकिंग बिजनेस कर रहा है, तो उसको आरबीआई के रेगुलेशंस, उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप एक एनबीएफसी कंपनी हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, आपको आरबीआई के रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी, आपको इरडा के रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडा के रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। इंश्योरेंस एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ये जो आपके सेक्टोरल रेगुलेशन है, वो सेक्टोरल रेगुलेशंस भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्ट और सेबी रेगुलेशन। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में हो और उस सेक्टर को रन करने के लिए, उस सेक्टर को एडमिनिस्टर करने के लिए कोई अथॉरिटी बनाई हुई है, तो एक कंपनी को सबसे पहले तो कंपनीज एक्ट के बारे में ध्यान रखना है। कंपनीज एक्ट सारी कंपनीज पर लागू होता है। दूसरा, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, उन्होंने शेयर सिक्योरिटीज इश्यू कर रखा है पब्लिक को, तो आपको सेबी रेगुलेशंस भी फॉलो करने होंगे। तीसरा, अगर आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर से रिलेटेड हो और उस सेक्टर से रिलेटेड कोई अथॉरिटी है जो अपने लॉज रेगुलेशन बना रखी है, आपको वो भी फॉलो करना होगा। जैसे बैंकिंग कंपनी को आरबीआई रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो करना पड़ता है। एनबीएफसी कंपनी को आरबीआई रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को इरडा रेगुलेशन, इंश्योरेंस एक्ट फॉलो करना पड़ता है। आपको ये सब चीज भी फॉलो करनी पड़ेगी जब आप अपना बिजनेस चलाएंगे। एंड दिस इज अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल एक्ट जो हम लोग डे टू डे बिजनेस के लाइफ में इकोनॉमिक कमर्शियल लॉज फॉलो करते हैं, वो तो करना ही है, वो सारा तो काम आएगा ही। ये स्पेसिफिक लॉज है जो कंपनी को अलग से फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे एक पार्टनरशिप फर्म को इकोनॉमिक कमर्शियल लॉज तो सारे फॉलो करने ही है, साथ साथ पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी फॉलो करना है। वैसे ही एक कंपनी को इकोनॉमिक कमर्शियल लॉ लाइक कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएबल वो तो करना ही है, साथ साथ ये सारे लॉज भी उनको फॉलो करने पड़ेंगे। तो आप अगर एक कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना चाहते हो, आपको ध्यान रखना है कितने लॉज ऐसे हैं जिनको आपको कंप्लाई करना है, क्योंकि कोई भी लॉ का नॉन कंप्लायंस में रिजल्ट इन पेनल्टी, में रिजल्ट इन इम्प्रिजनमेंट, में रिजल्ट इन फाइन्स, में रिजल्ट इन मेनी कंसीक्वेंसेस। तो एक कंपनी बनाओगे तो इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा।
तो कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, क्यों एक कंपनी बनाकर बिजनेस करते हैं लोग, कंपनी के ऊपर क्या क्या लॉज रेगुलेशंस लगते हैं, ये सारी चीज एक बेसिक एक बच्चे को हमेशा पता होनी चाहिए। क्या सारे बच्चों को ये 3 पॉइंट फुल्ली प्रॉपरली क्लियर है? कोई डाउट है क्या इसमें? अब ये सब चीजें ना, ये सब चीज बेसिक्स है, ये सब चीज ऐसा है जो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए। नहीं तो कंपनी अकाउंट्स ऐसा क्या पढ़े कि हम कंपनी नहीं जानते, बस अकाउंटिंग कर देते हैं। कंपनी क्या होता है वो तो पता होना ही चाहिए। Is it clear to all of you? Everyone, say yes or no. क्लियर है? डन। आज क्योंकि पहली ओरिएंटेशन क्लास थी, मैं यही आज आपको छोड़ रहा हूं। कल से मेरा सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होगा, जो मेरे को आगे पूरे सिलेबस में आपके साथ डिस्कस करना होगा। सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग अ कंपनी, जहां पे हम लोग वर्ड्स लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग जो एक कंपनी उठा सकती है, पैसा उठा सकती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कल की क्लास से अपना मेन डिस्कशन में चले जाएंगे, जहां शेयर्स, डिवेंचर्स, इन चीजों के बारे में बात करेंगे, जो हमारा पहला पोर्शन है, जो हम लोगों को लेना है व्हेन वी स्टार्ट अवर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, व्हिच इज शेयर्स एंड डिवेंचर, व्हिच इज शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ओ, बिना इन्फॉर्म किए स्टार्ट कर दिया, माय गॉड। ज्योतिष, क्या तुमने सुबह आज क्लास नहीं की ज्योतिष? मैंने पहले ही बोल दिया था, कितने दिन से भी मैं बोल रहा हूं कि आज क्लास 5 से 6:30 होगी। कोई नहीं ज्योतिष, ये वीडियो रहेगा, आप इसको करें। क्लास मंडे टू फ्राइडे 5 to 6:30 होने के लिए मैं नहीं बोलूंगा होगा। अगर कोई दिन कैंसिल हुआ तो मैं जरूर बोलूंगा कि आज क्लास नहीं है। मतलब नेगेटिव होने से ही बताऊंगा, पॉजिटिव होगा तो होगा ही, उसमें कुछ डिस्कशन नहीं है। मतलब अगर कोई दिन मैं कुछ ना बोलूं, मतलब क्लास है। मैं अगर बोल दूं आज क्लास नहीं है तो क्लास नहीं है। डन। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं कल की क्लास में। एंड कल का क्लास विल बी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ाई का, उसका बेसिक्स कल डिस्कस करेंगे, शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह। तो बी ऑन टाइम, बी अटेंटिव। लेट्स मीट टुमारो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।